नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो, द इवनिंग एडिशन। और कई सारी बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज की फीचर स्टोरी में बात करेंगे कि किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने आज बजट की पेशकश की। एक तरीके की वो हाइलाइट्स जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में पेश किए गए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट जो दिया गया है उसको किस किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा और क्या विजन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए दिया। आज की बड़ी खबर और फीचर स्टोरी में उस पर बात करेंगे। पर सबसे पहले कोरोना के आज के आंकड़े जम्मू एंड कश्मीर के। हमने बीच में ये आंकड़े बताना बंद इसलिए कर दिए थे क्योंकि हालात थोड़े से नॉर्मल थे, लोग अब मास्क पहन रहे थे, बट अब स्थिति एक बार फिर से खराब हो रही है। तो आपको रोज अवगत कराना जरूरी है कि कोरोना के केसेस, कोरोना के मामले कहां तक पहुंचे हैं। आज के हालात इस प्रकार हैं कि 172 कोविड के केसेस पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए हैं। 131 उसमें से कश्मीर से हैं और 41 केसेस जम्मू संभाग से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि टोटल रिकवरीज 92 हुई हैं, 14 जम्मू में और 78 रिकवरीज कश्मीर में हुई हैं। इसके अलावा टोटल अगर मैं बात करूं तो 1,29,203 लोगों को अभी तक कोरोना हो चुका है, जिनमें से 1593 लोग अभी भी एक्टिव हैं। 1983 लोगों की टोटल मौतें हो चुकी हैं। ये आंकड़ा ऑफिशियल जो हमारे पास पहुंचा है वो है। इसके अलावा लगातार कई ऐसी जगहें हैं जहां से अभी भी केसेस लगातार आ रहे हैं। देश भर की बात करें तो अलग अलग वेरिएंट्स भी पूरे पाए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा अवेयर, आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है और जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनसे सख्ती से पालन करना है, ताकि आने वाले समय में कोरोना आप पर हावी ना हो, आप कोरोना पर हावी रहें, ये हमेशा हम उम्मीद करते हैं। दूसरी खबर पर आज बात करें तो आज एक और खबर आई कश्मीर से, जहां पर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा था पीडीपी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर की महबूबा मुफ्ती को, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे जो है वो क्वेश्चनिंग की गई। और जब वापस वो आई, यानी कि बाहर जब आई क्वेश्चनिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद, तो उन्होंने 2-3 बातें जो हैं वो साझा की। क्या कुछ थी वो बातें, आप भी सुनिए। अंदर पूछताछ हुई और 2 मुद्दे थे। एक ये था कि जो बिजबिहाड़ा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे ज़मीन थी वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी डील थी। दूसरा, एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए कहाँ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। तो मुख्तसरन आप इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है कि एनीबडी जो थोड़ा बहुत डिसेंट हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। दिस कंट्री इज़ रूल्ड बाय ईदर ईडी, सीबीआई और एनआईए। या तो आप सेडिशन के लिए चार्ज हो जाते हो या तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। बाजी यहाँ से बाजी जो बात करता है उसके खिलाफ जो है इसी तरह ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, एनआईए का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मुल्क है इस वक्त, इट इज़ नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ रनिंग अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर पार्टीज एजेंडा। बाजी यहाँ से बाजी उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो। जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है और ये बातें चलती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा, डिसेंट हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। जो भी आपको अपोज करता है या आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको आप ईडीआई या एनआईए के ज़रिए या तो सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाते हैं। तो ये बातें, मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे और अब मेरे वालिद के नाम की ज़मीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ, और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई। तो जिस चीज़ के लिए हमारी पार्टी बनी है, पीडीपी बनी है, महबूबा मुफ्ती बनी है, इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, 370 को रेस्टोर करने के हवाले से, उस पर हम कायम दायम रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। बाजी यहाँ से बाजी नवीद बाबू से बात, चलिए शुक्रिया बहुत।
तो साफ तौर पर लगातार महबूबा मुफ्ती जो हैं, एक तरफ ईडी द्वारा समन की गई हैं, वहीं एनआईए ने चार्जशीट पेश की है। वहीं तीसरी अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती लगातार आरोप भी लगा रही हैं कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, एनआईए या सीआईडी को लगा दिया जाता है। बाकी लगातार कश्मीर से खबरें और भी आ रही हैं। टूलिप गार्डन पर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आज की बड़ी खबर में जो चर्चा करनी है आज वो ये है कि एक अटैक जो सीआरपीएफ पार्टी पर आज हुआ है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स इलाके लावेपोरा में, जहां पर 2 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। आज दोपहर ये खबर आई कि ये अटैक जो है वो कुछ अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा किया गया है, जिसके बाद ये 2 जो जवान थे इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर इन्होंने काफ़ी गोलियां लगी थी, जहां पर इन्होंने दम तोड़ दिया। और इनकी जो पहचान है वो बताया जा रहा है कि SIGD मंगाराव देव बर्मन और सिटी कांस्टेबल अशोक कुमार जो कि 73वीं बटालियन सीआरपीएफ के थे, इन दोनों के रूप में हुई है। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इनको श्रद्धांजलि दी है। हम भी अपनी तरफ से द न्यूज़ नाउ के माध्यम तरफ से इन दोनों शहीदों को, इनके परिवारों को जो है वो उनके साथ उनके दुख में खड़े हैं और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लगातार ऐसी खबरें जो हैं वो कश्मीर से आ रही है। लावेपोरा की बात करें तो कुछ दिन पहले भी पीछे अगर बात करें तो पिछले साल की ये खबर है कि लावेपोरा में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें कि 3 जो मिलिटेंट्स हैं वो भी मार गिराए गए थे। इसके अलावा कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हो रहे हैं। और एनकाउंटर की खबरों की बात करूं तो हाल ही में कुछ आतंकियों को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। लगातार जो सीआरपीएफ है या फिर जितनी भी आर्मी है, इंडियन पुलिस है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है, लगातार कोशिश कर रही है कि आतंकी गतिविधियां कम से कम हो। और उसमें काफ़ी सफलता भी पिछले साल भी और इस साल भी लगातार जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस ने हासिल की है। उम्मीद है कि कश्मीर और जम्मू दोनों में हालात सामान्य रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आम जनजीवन जिस तरह से पहले चलता था वैसे ही चलता रहे। एक और खबर आपके साथ साझा करें कि टूलिप गार्डन जो कि 25 मार्च 2021 यानी कि आज उससे खोला जाना था। आज एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर बशीर खान साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया और उसकी शुरुआत की। काफ़ी दिनों तक ये जो गार्डन है ये चलता है और एक तरीके का मेला वहाँ पर लगा होता है। हज़ारों लाखों की तादाद में टूलिप गार्डन को देखने के लिए सैलानी ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से पर देश भर से वहाँ पहुँचते हैं। और एक बड़ा आकर्षण का केंद्र जो है वो करीबन 2 महीने के लिए बना रहता है। टूरिज़्म के लिहाज से बात करूँ तो जब भी टूरिस्ट वहां पर आते हैं तो काफ़ी खुश भी होते हैं और साथ ही साथ उम्मीद होती है लोकल गाइड्स को, लोकल वहां पर कामकाज करने वाले लोगों को, टूरिस्ट ऑपरेटर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो उनका कामकाज भी चलेगा। कई सालों से ये लगातार कवायद चलती आ रही है कि हर साल कोई सीनियर ऑफिसर जो है वहां पर टूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन करता है। और इस बार तो सोने पर सुहागा हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया कल कि जल्द ही जल्द आप टूलिप गार्डन को देखिए, वहाँ की खूबसूरती को देखिए और कितना खूबसूरत है ये और कितनी खूबसूरत है वहाँ की हॉस्पिटैलिटी। जम्मू कश्मीर जाकर आप ज़रूर देखें। उसका एक तरीके का इंडोर्स उन्होंने ज़रूर किया है। इसके अलावा आज बात करेंगे आज की बड़ी खबर में और हमारी फीचर स्टोरी भी आज की यही रहेगी, जो कि फीचर स्टोरी में थोड़ा चीज़ें हम चेंज करेंगे। जिसमें पहली बड़ी खबर में बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, अरुण मेहता जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के, इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के और साथ ही साथ जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं जम्मू एंड कश्मीर इंफॉर्मेशन के, तो ये भी वहाँ पर मौजूद थे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो की हाइलाइट्स हैं बजट की वो सबके साथ साझा की और कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो ये बजट आया है निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है वो जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की, जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को जॉब्स देने के लिए जो है वो किया गया है। उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि पहले तो 22 बड़े सारे बजट्स आ चुके हैं, पिछली बार भी 1 लाख करोड़ का बजट था, बट इस बार 1 लाख करोड़ का बजट जरूर आया है, पर उसको ग्राउंड पे आप इंप्लीमेंट होते जरूर देखेंगे। हमारे एक सवाल पर भी उन्होंने एक जवाब दिया है। क्या वो जवाब था, अब वो भी डिटेल में हमारी जो खबर अलग से हमने बनाई है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर उन्होंने कुछ बात की है, वो भी सुन सकते हैं। पर आपके साथ थोड़ी डिटेल साझा कर दूं कि हमने ये सवाल पूछा कि जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेकर बैठे हैं या फिर अच्छे लेवल पर उन्होंने गेम्स खेली हैं, चाहे क्रिकेट और बाकी गेम्स की मैं बात करूँ, पर उन्हें ना तो जॉब कोई गवर्नमेंट मिल पा रही है कई सालों से और ना ही उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी है कि फिक्स ऑनरेरियम या रेम्यूनरेशन जो है वो उन्हें मिले। तो उसी को देखते
हुए हमने ये सवाल पूछा था, जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि पुरानी बातें मत कीजिए, बट नई चीज़ों को देखिए कि किस तरह से हम कोशिश करेंगे कि ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए उपलब्ध हो और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पोर्ट्स है वो पूरे देश में दुनिया भर में एक्सेल करे, प्लेयर्स यहाँ पर तैयार हों, तो वो भी हम कोशिश करें। वहीं दूसरी तरफ BVR सुब्रमण्यम साहब चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने इसका पूरा जवाब देते हुए कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी जो पुरानी थी, क्योंकि हाई कोर्ट में उसका मामला चल रहा था, तो पिछले 10-12 दिन पहले उसको स्क्रैप कर दिया गया है और अब नई पॉलिसी जो है वो लाने जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब जो प्लेयर एक लेवल अटेन कर लेगा, अचीव कर लेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेयर को स्पोर्ट्स कोटे में जो है वो जॉब मिली। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ईजिली उस व्यक्ति को जॉब मिल पाए जो एक लेवल जो है, जो भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में तय किया जाएगा, वो अटेन कर पाए। इसके अलावा कुछ और प्लान्स भी हैं अलग अलग प्लेयर्स द्वारा जो बताए गए हैं अथॉरिटी को, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ये चीज़ें अगर इनकॉर्पोरेट की जाती हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के स्पोर्ट्स को काफ़ी बड़ा जो है एक बूस्ट मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने टूरिज्म की भी आज बात की। बढ़ चढ़कर उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का टूरिज्म जम्मू और कश्मीर दोनों में बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उसके लिए काम किया जाएगा। 786 करोड़ रुपए के आसपास का बजट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रखा गया है और उसका मकसद ये है कि जम्मू की और कश्मीर की वो साइट्स जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, एक्सप्लोर्ड हैं, और वो साइट जो एक्सप्लोर्ड नहीं हैं उनको भी एक्सप्लोइट किया जाएगा, उनको भी ढूंढा जाएगा और उस पर भी डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। एक सवाल जो एक मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। जम्मू के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई ज़रूर किए गए हैं, वहाँ टूरिस्ट जाते भी हैं पिकनिक मनाने, बट वहाँ पर रात को रुकने की या फिर ऐसे भी वहाँ पर प्राप्त सुविधाएं जो हैं उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिस पर हमने लगातार चर्चा भी पहले भी की है टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेकर। तो ये एक मांग जो है वो रही है हमेशा से कि टूरिज्म को अगर डेवलप करना है जम्मू में तो उन इलाकों को किस तरह से डेवलप किया जाए, जिसमें एक मजाकिया अंदाज में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि हमें लेगेसी ऐसी मिली है कि हम उस पर काम कर सकते हैं। एक दिन में तो बदलाव नहीं हो सकता, बट आने वाले समय में उम्मीद है कि उन स्पॉट्स को भी डेवलप किया जाएगा और लगातार कोशिश की जाएगी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो टूरिज्म है ओवरऑल, ना सिर्फ जम्मू ना सिर्फ कश्मीर, दोनों का जो टूरिज्म है बिना किसी भेदभाव के डेवलप हो, और लगातार उस पर काम भी किया जा रहा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि इस पर डिटेल में चर्चा क्यों ना की जाए। तो फिलहाल के लिए आज के इवनिंग एडिशन शो में इतना ही था। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। ऐसे और शोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।